और जनाब वेलकम बैक। और दूसरा जो है वो सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है और अब हमें ज्वाइन किया डॉक्टर शाहिद राजपूत ने, जो कि ऑडियोलॉजिस्ट हैं, यानी आला समात जो प्रोवाइड करते हैं। यानी आप गूंगा क्या होता है, जब तक वो सुनेगा नहीं वो रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये आपको आलाप जो है वो प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू आप समात कर सकते हैं, यानी आप दुनिया में लाइव हो सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी डॉक्टर शाहिद साहब, ऑडियोलॉजिस्ट के बारे में हम जानेंगे, लेकिन आपके साथ दूसरे मेहमान उनको इंट्रोड्यूस करवाते हुए फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। मुश्तबा अकरम, जो कि बहुत ज्यादा एंशियस बच्चा है, अपने बारे में इतनी बड़ी बड़ी डिटेल लिखता है, जो कि पोइट्रीज लिखते हैं और क्या क्या करते हैं, इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या करते हैं आप? मैं डेक्लेमेशंस करता हूँ और उर्दू पोइट्रीज करता हूँ। मैं बीइंग स्टूडेंट एनयूडी यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट हूँ मैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और मैंने पोइट्रीज़ काफ़ी टाइम से मैंने की है। मेरी बहुत सारी पोइट्रीज़ न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हो चुकी हैं, आर्टिकल मैगजीन में भी पब्लिश हो चुके हैं, और इसके अलावा डेक्लेमेशन में मैंने ऑल कराची डेक्लेमेशन कंपटीशन में पोजीशंस भी ली हुई हैं। जबरदस्त। तो इस वक्त इतने अकड़ के क्यों बैठो, मतलब रिलैक्स होकर बैठो, रिश्ता कबूल है सबको। जो भी देखेगा आंटी मुझसे पूछेंगे, मैं बता दूंगा ये बच्चा जो है, ये प्लॉट खाली है हमारे पास, तो रिलैक्स हो जा मेरा भाई। ठीक है, आते हैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ कि जब ये वाली उम्र थी ना, खैर मैं तो क्लास 7 से मीडिया में हूँ, 2008 में ज्वाइन किया था, तो अब तो बुढ़े हो गए। तो मुझे ये बताएं कि आला समात जो है उसका जब नाम आता है जहन में, तो एक चीज़ आती है यार ये तो बहुत महंगा होगा, हमारी तो पहुंच से दूर है, तो इस बारे में ज़रा बताइएगा। अच्छा देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि जो ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं वो माहिर अमराज समात, ठीक है, उनका काम सिर्फ आला समात प्रोवाइड नहीं करना। उनका काम सबसे पहला ये है कि हेयरिंग असेसमेंट करना कि क्या वजह है, किस वजह से आवाज़ नहीं आ रही, किस वजह से आप आवाज़, किस वजह से आप नहीं सुन रहे हैं। और ये जो है पैदा होने वाले बच्चे से लेके 100 साल तक की उम्र के या इससे भी ज़्यादा उम्र के जो अफराद, उन सबकी हेयरिंग असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ना सिर्फ हेयरिंग असेसमेंट बल्कि उसकी मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है। अब रहे आपके सवाल का जवाब कि जी जब हम देखते हैं और सुनते हैं कि आला समात बहुत महंगा होगा, तो डेफिनेटली ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके ज़रिए ना सिर्फ आप सुनते हैं बल्कि जब आप सुनने लगते हैं तो बोलने के काबिल भी हो जाते हैं। ठीक है। और अगर हम इसके हाईएस्ट की तरफ जाएं तो एक कान की डिवाइस 40 लाख से भी महंगी है। अच्छा जी, तो हमें अल्लाह की उन नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए कि जो अल्लाह पाक ने हमें 2 कानों की सूरत में अता किया है। वो ही है ना सूरह रहमान में कि अल्लाह ताला की कौन, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। जी, और उस 40 लाख की डिवाइस जो सिर्फ एक कान में लगेगी, अच्छा, उससे भी अल्लाह के बनाए हुए कानों का मुकाबला नहीं हो आप नहीं कर सकते। ऐसे ही है। तो अब ये तो हाईएस्ट लेवल पे चले गए। जो बच्चे परफॉर्म डेफ होते हैं, पैदा होते हैं और नहीं सुन रहे होते, तो उनको सर्जरी होती है और सर्जरी के जरिए डिवाइस लगाई जाती है। अच्छा, वो अंदर लगती है? उसके 2 पार्ट होते हैं। ओके ओके। एक इंटरनल पार्ट, एक आउटर पार्ट। ठीक है। सर्जन जो है इंटरनल पार्ट सर्जरी के जरिए इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है। और ऑडियोलॉजिस्ट जो है बाहर का जो पार्ट होता है उसकी प्रोग्रामिंग करना, उसकी मैनेजमेंट करना, वो सारा ऑडियोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी। ठीक है। जिस बच्चे को अगर वो लगता है तो सर्जन की 2 घंटे की सर्जरी, उसके बाद उनके सर्जन से अगर खुदा न खास्ता कोई इन्फेक्शन ना हो तो कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन ऑडियोलॉजिस्ट के साथ उनका ताल्लुक़ सारी ज़िंदगी का होता है। अब ये तो वो हमने बात कर ली है, लेकिन इसके अलावा डिवाइसेस जो हैं, कम से कम डिवाइस, कान जो है दिमाग के बाद सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है। ऐसे ही। तो उसमें अगर हम बाज़ार से ऐसे ही 2000-3000 की डिवाइस लेके लगा लेते हैं तो उससे हमारी हेयरिंग डैमेज होती है और हमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। उसकी तो चांचा इतनी तेज होती है, वो एक दफ़ा मैंने सुनी थी, मैं खुद डर गया कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो फिर उसने बताया कि भाई ये आला समात है, वो इतनी सी डिवाइस होती कान के ऊपर घूम जाती, तो वो तो चीज़ ख़राब नहीं हो जाएगी, काम वैसे ख़राब नहीं कर देगा वो उसकी आवाज़? देखिए, जो ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं वो असेसमेंट करने के बाद उसकी कंप्यूटराइज प्रोग्रामिंग करते हैं। अगर कंप्यूटराइज होती है और नॉन कंप्यूटराइज होती है तो उसकी सेटिंग करते हैं जो उसके बटन लगे होते हैं। सही। तो जब आप किसी कंसल्टेंट से लेंगे और उसकी सुपरविजन में इस्तेमाल करेंगे तो जिसके लिए बनाई गई है वो चीज़ उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन जो नॉर्मल शख्स अगर उसको लगाएगा तो उसको आवाज़ लाजमी लाउड आएगी। ठीक है जी। मुश्तबा ये बताओ कि शायरी क्यों शुरू की? किसी को दिल दिया था, वहां से दिल टूट गया, या किसी ने कहा था कि मेरा रिश्ता तो एक गाड़ी वाला ले गया, अब जाओ अकरम भाई मैंने अपने लिए कोई और जगह? मैंने शायरी अपने मैट्रिक क्लास से शुरू की है। उस वक्त रिजल्ट अच्छा नहीं आया था? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 94% जबरदस्त। बट मैंने शायरी वहाँ से ऐसे ही थोड़ा सा, मुझे शायरी पढ़ने में इंटरेस्ट था, शेरों में इंटरेस्ट है, शायरों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अशार में इंटरेस्ट है। लेकिन अच्छा, शेर वही होगा ना जो शायर अलग। देखो मेरा बच्चा,
आपको किसी का भी कहा हुआ कोई शेर अच्छा लग जाता है, ठीक है। फर्ज करो आप यहां से जाते हो, डॉक्टर शाहिद राजपूत की आपको बात अच्छी लगी है, तो इट डजंट मीन दैट यू टेकिंग इंटरेस्ट ऑफ इन दैट पर्सनैलिटी। लेकिन हाँ जी, शाहिद भाई ने ये बात बहुत अच्छी की थी, तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे शायरों में इंटरेस्ट नहीं है। आपको शायरों में भी इंटरेस्ट होता है। अगर आपको किसी का कहा हुआ कोई शेर अच्छा लगा तो इटसेल्फ आप उसको भी लाइक कर रहे हो। क्योंकि बहुत सारे शेर ऐसे भी याद है मुझे जो कि शायरों के नाम याद नहीं है, मुझे शेर याद है, तो वहां से तो मैंने आप ये नहीं कह सकते, देखो जब आप ऑन एयर होते हो ना, तो ये नहीं कह सकते कि मुझे शायरों में इंटरेस्ट नहीं है। किसी शायर को गुस्सा आ गया ना तो फिर ऊपर के बाल नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हम जो है वो सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए बात करते हैं। सही। ठीक है बेटा, हाँ बोला आगे। तो मैंने फिर वहाँ से मैट्रिक क्लास के बाद से शायरी शुरू की थी, और फिर उसके बाद से लिखते लिखते फिर मुझे टेलीविजन अपीयरेंस और फिर न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाने का पीटीवी शौक से था। पहला अपीयरेंस हुआ ना जी, आपका? पहला अपीयरेंस मेरा मैंने जब PTV आपने से था। मैट्रिक में शायरी शुरू की थी तो मैंने मैट्रिक के पेपर के बाद फौरन पहले पीटीवी से रेडियो ट्रांसमिशन की थी। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो आगाज मेरा भी मैट्रिक से ही हुआ था। मतलब क्लास 7 से मैं रेडियो करता था, रेडियो पाकिस्तान। सही। और उसके बाद जो है पहला मौका मुझे टीवी पे अपेयर होने का पीटीवी से मिला था। 3 साल मैंने रेडियो ट्रांसमिशन किया वहाँ। सही। तो मैंने फिर वहाँ पर बहुत सारे एडिटर्स को मैसेजेस किए इंटरनेट पे सर्च करके, तो वहाँ पे फिर मेरी जब अच्छी खासी पोइट्रीज पब्लिश हो गई तो मुझे टेलीविज़न अपीयरेंस की तरफ फिर मैंने सोचा। फिर टेलीविज़न अपीयरेंस के लिए मैंने फिर बहुत सारे प्रोड्यूसर्स को टेक्स्ट किए, और फिर उसके बाद फिर कुछ की तरफ से रिप्लाई आया, तो फिर उसके बाद फिर वहाँ से मेरे फिर पीटीवी में फर्स्ट अपीयरेंस, सेकंड अपीयरेंस पिछले साल रमज़ान ट्रांसमिशन में मिली थी, एंड थर्ड यहाँ पर है। चलो मैं आपको भी एक नंबर दूंगा, उस पर भी बात करना। वो पीटीवी के हैं, बड़े अच्छे हैं, और वो इतनी गाड़ी उर्दू बोलते हैं कि मुझे थोड़ी बहुत ऊपर से निकल जाती है। तो वो है कि मैं, क्योंकि मॉर्निंग शो के टाइम पे वो कॉल करते हैं, तो 10 से 12 तो मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं लाइव होता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं। मुझे ये बताएं कि एक तो जेनेटिकली आपको प्रॉब्लम है, पैदा हुआ बच्चा वो बहरा है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ऐसे करके ना वो हेयर पिन्स निकालते हैं और कान के अंदर ऐसे ऐसे वो शुरू कर देते हैं कचरा निकालने के लिए। तो उससे भी डैमेज होता है आपका जो पर्दा है, उससे भी समात खराब होती है, या ये सिर्फ एक मिथ है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया और आज के दौर की ज़रूरत है। बिल्कुल। ये समझ लें कि जो कान हमारी गलतियों की वजह से डैमेज होते हैं, हेयरिंग मुतासिर होती है, उसमें 50% से ज़्यादा ये वजूहत है। इसमें ना सिर्फ बाल पिन, माचिस की तिली, गाड़ी की चाबी, कॉटन बड कान साफ करने के लिए नहीं बनाई गई, वो मेकअप को रिमूव करने के लिए या दीगर कामों के लिए नहीं। आप कॉटन बड को यूज कर सकते हैं, लेकिन जो ये अपर पार्ट है इसके अंदर इनसाइड जो एरिया, देखिए ये एरिया तो जहां तक मसा कर सकते हैं वुजू के दौरान, वो एरिया हमारा है, वो अलाउ है। बिल्कुल। जहां तक मसा करने की इजाजत नहीं है तो वो अल्लाह का अपना एरिया है। बिल्कुल ऐसे ही। वहां जो वैक्स होता है उसको अल्लाह ने इस तरह प्रोड्यूस करते हैं कि वो खुद ही जनरेट होकर बाहर आ जाता है। जब आप कभी सो के उठते हैं ऐसे देखते हैं तो आपको लगता है कुछ ज़रात फील हो रहे होते हैं। तो अल्लाह पाक ने वैक्स का इस तरह सिस्टम रखा है कि जो अनहेल्दी वैक्स होता है अगर हम उसको ना छेड़ें तो वो हमारे कान से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। जबरदस्त। और जो हेल्दी वैक्स होता है वो हमारे कान में रहता है, वो हमारे कान को प्रोटेक्ट करता है बाहर के उन कीड़ों से, छोटे मोटे जो कान के अंदर जाते हैं वो वैक्स में चिपक जाते हैं, ताकि हमें हमारे कान को नुकसान ना पहुंचा सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जब हम किसी भी चीज़ से अपने कान को साफ करने की कोशिश करते हैं तो हमारे कान में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे ही है। और उस इन्फेक्शन के बाद कभी कभी हमारा एयर ड्रम डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से हम मुस्तकिल बहरेपन की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है। दूसरा ये कि जब आप अपने कान की सफाई करवाने जाएं तो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं। हम बहुत सारे अनट्रेंड डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं तो उनकी वजह से भी कभी कभी हमारे पर्दे डैमेज हो जाते हैं। तो ये आपने एक अच्छा सवाल किया। तो हमें जो है कान की हमारी हदूद वहाँ तक है जहाँ तक मिसा करने की ज़रूरत है। ये आपसे सवाल इसलिए किया कि ये मेरी अपनी हैबिट बन गई थी। अच्छा बैठे बैठे ना, क्योंकि आपको पता है कि अभी कान में आप देख रहे हैं कि ये लगा हुआ ताला, तो हमें क्योंकि एमसीआर और पीसीआर से कनेक्ट रहना पड़ता है, तो मुझे ना अक्सर कभी मैं यहाँ, क्योंकि 6 घंटे की अगर मैं ट्रांसमिशन करूंगा तो मुझे चेंज तो करना, एक साइड पे तो नहीं लगाऊंगा मैं, तो मुझे ना बैठे बैठे आदत पड़ गई थी। पिछले साल रमजान ट्रांसमिशन के बाद मुझे कुछ भी चीज मिले ना मैं कान में मारता था। अच्छा उसके बाद मुझे क्या हुआ कि मुझे इस जगह में पेन शुरू हो गया। अच्छा वो जब पेन हुआ तो डॉक्टर ने मुझे डरा दिया, कहते तुम्हारा कान का पर्दा डैमेज हो गया। अच्छा उसके बाद उन्होंने डराया इस वजह से कि मैं इस चीज को छोड़ दूं। उन्होंने कहा कि अब पिन यूज या कुछ चीज यूज नहीं करना, कि अगर ठीक है, उन्होंने एक वो बच्चों के जो कतरे होते हैं कान साफ करने के, ये डालो उससे बेहतर होगा, ये करके। तो वाकई में आदत
खत्म हो गई। लेकिन फिर जब मैंने उसके रिएक्शंस पढ़े कि क्या होते हैं तो वाकई में वो पर्दे को डैमेज करता है। और दूसरी चीज मैंने ये पढ़ी थी कि अल्लाह ताला ने वैक्स इसलिए बनाई कि जब आप सो जाते हैं तो अक्सर जो स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं वो आपके कान की तरफ रुख करते हैं, तो वो जैसे ही जाते हैं तो वो एक कैचर का काम करते हैं कि उसको कैच करके आपके कान के अंदर नहीं घुसने देते, जो कि अल्लाह ताला की खास रहमत है अपने इंसानों पर। और हम उसकी हर नेमत को कहते हैं ना कि भूल कर हम सिर्फ गिले करते हैं। तो अल्लाह ताला इस रमजान, क्योंकि आज फिर मैं वही बात कहूंगा कि जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता और इतवार का मुमकिना तौर पर पहला रोजा होगा, तो अल्लाह ताला अपने उन बंदों में शामिल करे जो उसका शुक्र अदा करते हैं। हाँ जी, मुश्तबा मुझे ये बताया, मुश्तबा मुझे नाम भूल जाता है, मैं बुढ़ा हो गया हूं तो मुझे नाम थोड़ा सा भूल जाता है, मैं बार बार देखता हूँ। मुझे ये बताओ मुश्तबा कि शायरी कर ली, कभी ऐसा हुआ कि वो कभी किसी दोस्त को लिखा हो डब्बे में कि एक मेरा दोस्त लाखों में? मैंने पहली बार शायरी शुरू हुई मैट्रिक के बाद की थी, जो यही वाली प्रॉपर शायरी शुरू की थी मैंने बचपन, मतलब ये हम सबसे पहले मैंने हमद लिखी थी माशाल्लाह, और उसके बाद फिर दीगर पे मैंने एक गज़वा बदर पे भी अपनी शायरी लिखी है माशाल्लाह, और इसके अलावा मैंने एक हज के मौके पे भी अपनी शायरी लिखी थी। और इनके दौरान वो जो गज़ल का जो फॉर्मेट होता है जिसको आप इश्किया शायरी भी आम अल्फाज में कहते हैं, तो वो भी इसी के दौरान फिर ये किसको पहली दफा लिख के भेजी थी? किसी को भी नहीं, कोई दाद ली थी किसी से? अपने पेपर क्लास में होता ना कि मैंने तो ऐसे ही दे दी, कहीं कोई कनेक्शन बन गया तो अल्लाह जी। पहली बार पता भी दोस्तों को उस वक्त चला था जब पब्लिश हो गई थी और मैंने स्टोरी अपलोड की थी। ठीक है, मतलब ये कोई इतना मतलब बस हॉबी थी, इतना ज्यादा मुझे क्रेज नहीं था, लेकिन जब पब्लिश होने लगे तो फिर ये मुझे क्रेज होने लगा, तो फिर मैं ज्यादा। अच्छा, अब मुझे बताओ कि एक शायरी कर ली, कमांड आ गई ना, अब उसके बाद क्या आगे जाकर क्या करने का बहुत ज्यादा शौक है कि बस ये किताबें लिखनी है या कोई एक्टिंग की तरफ आना है या कुछ ऐसा? एक्टिंग में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे राइटिंग में फिर भी इंटरेस्ट है, तो अगर लाइफ इजाज़त देती है, मतलब मसरूफियात इजाज़त देती हैं आगे, तो इंशाअल्लाह मैं कुछ लिखूंगा। मतलब कौन किताब? सैटेलाइट का जाके पानी वानी चेंज कर गया तो क्या करते हो दिन में? नहीं, अभी तो यूनिवर्सिटी है, 4:30 बजे यूनिवर्सिटी। ऑनेस्टली मैंने मीडिया में रहते हुए, FM पे रहते हुए मैंने बैचलर्स मास्टर्स किया। यू कैन डू एनीथिंग, कोशिश तो पूरी होती है। मेरा जो स्टडी शेड्यूल था वो ये था, मैं सेरी ट्रांसमिशन करता था, यूनिवर्सिटी भागता था, यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट लैंड करता था अफ्तार ट्रांसमिशन के लिए, उसके बाद तरावी पढ़ाने जाता था, उसके बाद आकर जो 1.5-2 घंटे 3 मिलते हैं उसमें मैं सोता था। तो आपको मैनेज करना आना चाहिए। मैं इतनी कम नींद नहीं ले सकता असल में। मैं 4:30 बजे यूनिवर्सिटी से आने के बाद फिर ट्यूशन पढ़ाना होता है, रमजान में तो कम हो जाता है टाइम। मैं भी उसी यूनिवर्सिटी का जिसपे आप हो। अच्छा, उसी का पेट्रोलियम इंजीनियर हूँ। अच्छा, और फिर माशाल्लाह, और फिर मैं मदरसा पढ़ाकर फिर जो टाइम मिलता है अपनी स्टडीज़ के बाद, फिर इतना ज़्यादा मिलता नहीं है कि इन सारी चीज़ों की तरफ हो किया। वैसे आजकल आंटियां बड़ी खुश होंगी कि ऐसा दामाद हमें चाहिए जो इतना भोला और सीधा। अभी रमज़ान में अभी हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ होती है, तो मैंने बहुत सारी जगह ऑडिशंस दिए हैं, तो इंशाल्लाह फिर अभी रमज़ान ट्रांसमिशन में डेक्लेरेशंस के लिए यहाँ पे एक दफ़ा एक लास्ट टाइम गलती हुई थी मुझसे। वो बंदे ने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर साहब बड़ा ना, आपको नहीं कह रहा, मैं एक जनरल बात रिकॉल कर रहा हूँ कि उसने कहा कि भाई मुझे तो है वो आप अपने साइट पर कहीं पर बिठा लें, मुझे बड़ा अच्छा लगता है लोगों को सुनना सूफीज़म में। ठीक है जी। उसके बाद उसने कहा कि मुझे थोड़ा बहुत अगर मॉडलिंग का हो जाए, और उसके बाद जो उसकी पिक्चर मुझे सेंड की, मैंने कहा भाई शुक्र है तो मेरे साथ नहीं बैठे हुए थे। जिस तरीके की पिक्चर मतलब ड्रेस में थी, लेकिन जो उसने मूव्स किए हुए थे वो इट्स नॉट अलाउड टू बी। कि मैं फॉरेन से कभी भी मुझे कोई चीज़, एक दफ़ा मैं आपको बताऊं कि रमज़ान के फ़ौरन बाद मुझे एक सॉन्ग ऑफर हुआ, उसमें सिर्फ आपने खड़े होना है। मैं कहा नहीं भाई अभी मैं रमज़ान ट्रांसमिशन से फारिग हुआ, मैं थोड़ी ये काम करूंगा। तो ये चीज़ें मैंने कभी भी अपनी लाइफ में, हिस्ट्री में, मैं उठकर डांस करने नहीं जाता। अगर मेरा कोई ऐसा, क्योंकि मेरा आप जितना भी देखना, वो भी एक दफ़ा एक बच्चा आ गया था, उसने खुद ही हमें सूफी का नाम बोलकर गाना शुरू कर दिया था। डे 1 से यानी 1 जनवरी से लेकर आज तक का मेरा आप शो देखें, आपको गाना बजाना नहीं मिलेगा मेरे शो पे। क्यों? क्योंकि आप बैठकर अच्छा काम कर सकते हैं, मैं क्यों उठकर परफॉर्म करने जाऊँ। जी डॉक्टर साहब, आपके पास आते हैं तो लोग जब आते हैं समटाइम तो अपनी कहानियां शुरू कर देते हैं और आपको नहीं मानते, नहीं आपकी ये बात नहीं है, ऐसी बात है। तो ऐसे लोगों को कैसे टैकल करते हैं फिर डॉक्टर? देखिए, पेशेंट हमारे पास जब आते हैं तो वो डायरेक्ट नहीं आते, उन्हें या तो कोई रेफ़र करता है और या कोई रिक्वेस्ट करके लेके आता है कि अब्बा जी आप चलें हम। तो हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कम सुन रहे होते हैं, लेकिन वो कबूल नहीं करते कि वो कम सुन रहे हैं। ठीक है, इसलिए कि आप पेशेंट के सर में दर्द हो रहा है, एक्सेप्ट कर लेगा, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, शुगर हाई हो गया, लेकिन कम सुनने को, मानने को तैयार नहीं है। हम टीवी लाउड सुन रहे होंगे, हम बार बार बात रिपीट करवा रहे होंगे, लेकिन हमें कहीं ना कहीं हेयरिंग एड से खौफज़दा हैं, जिसकी वजह से हम ये मानने को तैयार नहीं होते कि हम कम सुन रहे हैं। तो जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसका असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको बता देते हैं कि देखिए जी आपको सुनने में दिक्कत हो रही है और ये लेटर हैं, ये साउंड है जो आपके मिस हो रहे हैं, आप कहें तो हम आपको बात करके देख लेते हैं।
अच्छा मुझे ये बताएं कि क्योंकि आप भी जो अगर कोई ईयरिंग हेड उनको पहनाएंगे तो वो ऐसे करके ही आएगा ना ऊपर से, या कुछ ऐसा होता है कि इनविजिबल हो? इनविजिबल है। जो हमारी यूथ है या जो ऐसे प्रोफेशन के लोग हैं और ये जो लोग पसंद करते हैं कि किसी को पता ना लगे कि मैं हेयरिंग एड यूजर हूँ, तो वो इनविजिबल हेयरिंग एड, तो वो क्या अंदर ही इंसर्ट हो जाता है? एयर कैनाल के अंदर लग जाता है। ठीक है, ये बड़ा जबरदस्त है। तो उसके कॉस्ट कितनी आ जाती है? देखिए इसमें जो है डिपेंड कर रहा होता है कि हम सिलेक्शन ऑफ हेयरिंग एड कि उनकी जॉब क्या है। अगर एक डॉक्टर हैं तो उनको वो ऐसा हेयरिंग एड चाहिए होगा जो इनविजिबल भी हो और स्टेथोस्कोप के जरिए जब दिल की धड़कन सुने या दीगर साउंड सुने तो वो क्लियर सुनाई, सेंसिटिव आवाज उनको जो है। या एक मैकेनिक है तो मैकेनिक जो है वो बड़ी गाड़ी के जो मैकेनिक होते हैं तो उन्हें इंजन की आवाज़ सुन के पता लगता है कि इसमें क्या फॉल्ट है। और हमें नदीम उस्मानी की आवाज़ अगर मुझे सुननी हो तो मेरे भी जो डायरेक्टर साहब हमारे उनकी, तो मेरे लिए कौन सा होगा अगर मुझे ये प्रॉब्लम आता है? आपके लिए होना ये चाहे आइडियली सिचुएशन ये दुनिया भर में जो एंकर्स होते हैं उनके लिए हेयरिंग एड तो बहुत दूर की बात है, जो अपने कान में यूज़ करते हैं उसके लिए उनके नाप लेके एक एयर प्लग या एक मोल्ड बनाया जाता है जो उनके फिक्स होता है, जिससे उनको इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। वो हर एक का ना लगाएं, इतना मुतवातिर वो यूज़ कर रहे होते हैं। ब्लूटूथ टाइप का जो होता है जिस तरीके से, जैसे ये है तो ये आपका पर्सनल अलग से होगा, जिसे जो आपके पास रखा होगा या आपके लॉकर में रखा होगा, जिसे सिर्फ आप ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उससे आपके कान में इन्फेक्शन भी नहीं होगा, लगाने से दर्द भी फील नहीं होगा और आप कंफर्ट रहेंगे। जबरदस्त। इसी के साथ एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर मुश्तबा से पूछेंगे कि आगे लाइफ में क्या करना चाहता है और मुश्तबा हंस के कब दिखाएगा, ये तमाम चीजें जानेंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराते सुबह विद ज़ीशान से। और जनाब वेलकम बैक, और हम मौजूद हैं मुश्तबा के साथ। मुश्तबा ये बताएं कि आप जो हैं वो लाइफ में पढ़ रहे हैं, पढ़ा लिखा पाकिस्तान, और ये बताओ इसके अलावा क्या करते हो? जिमिंग करते हो, कोई स्पोर्ट्स को प्ले करते हो, साइकिलिंग करते हो, स्विमिंग करते हो, क्या करते हो? मैं जिम करता हूँ यूनिवर्सिटी में, अपनी यूनिवर्सिटी और अपनी स्टडीज़ के अलावा मैं जिम जाता हूँ। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी वाले जिम जाते हो? वहाँ तो कुछ सामान नहीं है यूनिवर्सिटी के जिम नहीं, हाँ। अपने घर की तरफ। ठीक है, अब जिम जाता हूँ और इसके अलावा मैं ट्यूशंस पढ़ाता हूँ और मदरसा पढ़ाता हूँ अपने एक्सपेंसेस निकालने के लिए, एंड दैट्स इट। अच्छी बात है। देखो अपने एक्सपेंसेस जब आप खुद निकालते हैं ना तो आप बहुत अच्छे फ्यूचर में हस्बैंड साबित होते हैं, क्योंकि आपको खर्च करने की आदत होती है। जो बच्चे डिपेंडेंट होते हैं, डॉक्टर साहब इससे एग्री करेंगे कि जो वालिदैन से पैसे लेकर खर्च करते हैं वो अच्छे हस्बैंड साबित इसलिए जल्दी नहीं हो सकते क्योंकि उनको लेकर खर्च करने की आदत होती है। कमा कर खर्च करने का फ्लेवर बड़ा डिफरेंट होता है। तो क्या करते हो, शाह खर्च हो या सोच समझ कर? नहीं, मैं सेविंग्स तो अच्छी खासी कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तो शादी के लिए भी से जमा कर रहे हो? नहीं, फायदा भी हो जाता है क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मेरा अपना फोन स्नैच हो गया गन पॉइंट पे। तो नहीं, फोन स्नैच होता है, पड़ोसी को कौन कराएगा मेरे भाई? मतलब एक सेंटेंस, तो अपना फोन स्नैच हो गया। तो यहाँ पर अब मुझे यूनिवर्सिटी में अच्छा लैपटॉप और अच्छा फ़ोन चाहिए, तो मेरी जो सेविंग्स चल रही है अब इंशाल्लाह मैं फिर उसी से लूँगा, वरना फिर ये हाई कॉस्ट। अच्छा एक बात मैं आपको और बोलूँ, देखो मुश्तबा एक चीज़ होती है, आपके पास हर टेक्नोलॉजी, आप हमारे यहाँ पर ना अच्छा मोबाइल क्या है, वो सेव वाला मोबाइल है, नाम नहीं ले सकता, ब्रांडिंग हो जाएगी, समझ जाए, सेव वाला मोबाइल। ठीक है, सेव वाला मोबाइल लेना इट्स नॉट इटसेल्फ बहुत अचीवमेंट। ठीक है, अगर आपने सेव वाला मोबाइल लेना है तो आप घर पे लेकर रखें। आप नॉर्मल जो मोबाइल्स हैं जिसके अंदर आपको जो चीजें चाहिए, 8 GB चाहिए, 12 GB चाहिए, 6 GB चाहिए, ठीक है, स्टोरेज 128 है, 256 है, वो आपको नॉर्मल मोबाइल में भी मिल जाता है। आप उसको फिर शिफ्ट कर लें घर वाले मोबाइल पर और आप बाहर लेकर जाएं जिसके आपको डर ना हो। मैं वैसे भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा, मेरे पास जो पिछला फ़ोन भी था वो कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं था, बट स्टिल एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के उससे और जो ट्यूशन पढ़ाता हूँ तो मेरे लिए ये भी मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। तो फिर भी, और अभी एक लैपटॉप लेना था मुझे, तो फिर अब इंशाल्लाह मैं अपनी सेविंग से सारी चीज़ें कर लूँगा। ठीक है, वो आपको कहा जा रहा है कि आपको स्कीम के थ्रू क्यों नहीं लेते? वैसे तो एप्लीकेशन डालो ना ऑनलाइन, क्यों आजकल तो कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। सर पंजाब में। पंजाब तो बोले ना, मैं आपके लिए मैं गज़ल लिखूंगा, शेर लिखूंगा, मुझे दे दें, ज़बरदस्त हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आपका जो अगर कोई आता है आपके पास तो आप प्राइवेट एक क्लिनिक्स करते हैं या आप किसी NGO से भी एसोसिएटेड हैं कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको भी कोई NGO देखती है? बिल्कुल, हम वैसे तो हमारी जो जॉब है वो डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में है। ठीक है, इसके अलावा हमारा प्राइवेट सेटअप भी है और हम NGO के साथ भी और अपने आप भी। आइए समझने कि इस वक्त पाकिस्तान का हर शख्स अपने अंदाज में कुछ ना कुछ चैरिटी कर रहा है। ठीक है, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी चैरिटी पाकिस्तान में होती है वो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर तरीन लोग चैरिटी कर रहे हैं। जी ऐसा ही है। तो हमारा शुबा है इसमें जो लोग ज़कात के मुस्तहिक होते हैं, सीनियर सिटीज़न होते हैं,
हम उनको फ्री डिवाइस लगाते हैं। फ्री डिवाइस लगाते हैं। डिवाइस। अच्छा, ये कुछ नंबर ऑफ आपके पास है कि आपके पास 10 पेशेंट साल के या 10 पेशेंट महीने के आप देख सकते हैं, या अनलिमिटेड है? ज़कात के मुस्तहिक सीनियर सिटीज़न अगर हों तो उनकी डिवाइस ज़्यादा 15,000 की होती है। सही है। अच्छा, उनको सिर्फ सुनना होता है, उनको ये नहीं चाहिए होता है कि मैं कैसा लगूंगा। तो ये डिवाइसेस अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रोवाइड कर लेते हैं, हम बहन भाई से पैसे जमा करके और आपस में अल्हम्दुलिल्लाह इतना कर लेते हैं कि हमारे पास आज तक ज़कात के मुस्तहिक अफराद को देने के लिए डिवाइसेस ख़त्म नहीं हुई हैं। लेकिन अब हमारा एक्सपीरियंस ये बताता है कि हम लोगों से कोशिश करते हैं कि ठीक है जी, आप अगर ज़कात में से भी लेना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ शेयरिंग कर लें ताकि उसकी ज़्यादा हिफाजत कर लें, क्योंकि जिनको फ्री डिवाइस दी जाती है हिफाजत नहीं करते, उनकी हिफाजत भी नहीं होती, इनकी ख़राब भी जल्दी होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक उन लोगों से है कि जिन्होंने 25 से 40 लाख की डिवाइस जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा फ्री लगना शुरू हुई तो उस टीम का हम हिस्सा थे। हम पाकिस्तान में 2 लोग हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप पे इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं माशाल्लाह। और कॉकलिंग प्लांट जो इस डिवाइस को कहते हैं, पाकिस्तान में जब फ्री शुरू किया तो हम दोनों इस टीम का हिस्सा थे। और सबसे पहले कराची में फ्री शुरू हुआ। आप और आपके साथ दोनों इस वक्त आपके स्टूडियो में बैठे हैं। अच्छा, आपकी मिसेस जी। अच्छा जी, उनका नाम भी ले सकते हैं हम, डॉक्टर? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं आप। ये समझिए कि नुज़त समझ नहीं लीजिए, वो आपने घर भी जाना, देखें तो मुझे नहीं बोलिएगा, मैं समझ नहीं सकते। अभी तक पाकिस्तान में पहली खातून है जिन्होंने 1 लाख से ज़्यादा अफराद की फ्री हेयरिंग असेसमेंट की है माशाल्लाह। और पाकिस्तान के जितने भी बड़े इदारे हैं, मतलब कराची से लेके गवादर तक कैंपिंग की है। ठीक है। अभी हमने गवादर में जब कैंप किया था तो मैं रोटरी क्लब का डिस्ट्रिक्ट चेयर भी रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो जो है फिर नेवल चीफ ने अपना जहाज़ दिया था जिसके ज़रिए हमने गवादर में कैंप किया। सही। तो इसके अलावा पाकिस्तान के जितने बड़े इदारे हैं, मतलब आर्मी, रेंजर्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मीडिया, हमने मेट्रो में भी कैंप लगाया है। तो हमने समाज के रमज़ान में भी कैंप लगाया, मज़ा आ जाएगा। सारी ट्रांसमिशन मैं यहीं से करूँ? हाँ बिल्कुल, हम इंशाल्लाह रमज़ान में आपके स्टाफ की हेयरिंग असेसमेंट हो सकती है। ज़बरदस्त। तो वो चीज़ होती है कि देखिए, हमें चीज़ों को हम जब तक वो खुद नहीं करेंगे, लोग नहीं। अच्छा, मुझे लोग कहते हैं, मैं तो डायरेक्ट बात करता हूँ भाई, कोई मसला जो आपके पास एक्सपर्टीज़ है, अगर मेरी वजह से किसी को मिल जाती हैं तो मैं भी सवाब का हकदार हो जाता हूँ इस चीज़ में। भाई पीटी में एक जीएम थे अमीन मेमन, अमीन भाई बड़े अच्छे इंसान हैं, मेरी भाइयों की तरह। तो मैंने वहाँ शो किया तो मैंने कहा अच्छा जी, आपके तवज्जुह से रमज़ानों में जितने पेशेंट आएंगे और ज़कात के मुस्तहिक होंगे तो हम उनको हेयरिंग एड लगाएंगे माशाल्लाह। तो उस वक्त वो मेरे अच्छा उनसे मेरी दोस्ती भी सरी ट्रांसमिशन में हुई थी। अच्छा। खाली किसी पीसी में शर्टन में वो शो रिकॉर्ड कर रहे थे, तो उस दौरान ही मेरी पहले मुलाकात हुई थी। और वो फिर इतने ताल्लुकात डेवलप हुए कि अमीन भाई की वालदा, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, जिस वक्त उनकी डेथ हो रही थी तो अमीन भाई ने कहा मैं डॉक्टर बुला रहा हूँ, तो उन्होंने कहा शायद आएंगे, नुज़रत आएंगे। ये उनके आखिरी अल्फाज थे। अल्लाह ताला बस वो कहते हैं ना कि आप जब एक अच्छे कॉज के लिए निकलते हैं तो अल्लाह ताला आपको खुद इटसेल्फ दुनिया में दिखा देता है कि आपका जो अमल है वो नेक नियति से था और अल्लाह आपसे खुश है। और अच्छा जी, अब मुश्तबा की तरफ आते हैं। मुश्तबा, ये बताओ कि रमज़ान के अंदर अगर हम बात करते हैं तो मुश्तबा घर वालों को कितना तंग करता है खाने पीने में? नहीं, ऐसा तो या ये कहते हो कि आप मुझे एक पराठा बना दे, मैं गज़ल लिख दूंगा, ऐसा कुछ करते हो? नहीं, ऐसा भी नहीं, बस घर पे जो सब खा रहे होते हैं वो मैं खाता हूँ। तो मतलब क्या एक कुछ तो फरमाइश होती होगी ना मुश्तबा की? नहीं, जैसे मेरे घर पे मेरी फरमाइश होती है कि मुझे फ्रूट चाट जरूर खाना है। नहीं, और जो चीज़ें मैं खुद बना लेता हूँ वो चीज़ें बहुत अच्छी कर लेता हूँ और फिर वो मैं खुद ही कर लेता हूँ। बाकी जो घर पे सब खा रहे होते हैं वो यही सारी चीज़ें, बाकी कुछ चीज़ें शरबत वगैरह की ज़रूरी जो होती हैं जो मुझे पसंद है, मैं बस ये कह रहा होता हूँ, बाकी तो इसके अच्छा, अलावा मुझे ये बताओ कि अपने दिल के पास एक शेर या एक गज़ल होती है जो अपनी लिखी हुई बड़े दिल के पास होती है, वो सुनाऊं? नहीं, मैं क्या रो के बताऊंगा, क्या करोगे? ग़ज़वा बदर पे मैंने लिखी थी। तो ज़माना अब भी चर्चा करता है अस्हाबे बदर का, नबी के जानिसारों के तहम्मुल और सब्र का। सुभान अल्लाह। चला था दुश्मनों के सामने छोटा सा वो लश्कर, हुए वो फतहयाब आखिर में बिस्मिल्लाह तो पढ़कर। सुभान अल्लाह। तो तू भी मांग मदद उससे, खुदा ही देगा तेरा साथ। क्या बात है। न चाहे वो तो कोई भी बटाएगा न तेरा हाथ। क्या बात। नबी और उनके जानिसार चले जो हक की राह में, सुभान अल्लाह। कुरान भी हो गया नाजिल मोहब्बत और चाह में। क्या बात है। सुभान न छोड़ी एक भी नमाज, अदा किया हर एक फ़र्ज, अदा किया हर एक फ़र्ज, समझ कर अपने ऊपर कर्ज। मोमिन के बस में तोहे करना महज शेर गोई, मिला है इस जहान में उनका हम पल्ला ना कोई। मोमिन मेरा तखल्लुस है। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि छोटी सी उम्र में बड़ा अच्छा आपने जो लफ्ज़ों का चुनाव है ना, जिसका तालमेल है लफ्ज़ों का, वो बड़ा अच्छा है। रदीफ काफिया बड़ा अच्छा
आपने जोड़ा, लेकिन एक चीज़ के वाकई में इसके अंदर कनेक्टिविटी बड़ी फील हो रही है, मतलब अच्छी रिसर्च के बाद लिखा गया इसको। थैंक यू। कहते हैं कि आप कुछ भी लिखते हैं या कुछ बोलते हैं या कुछ कहते हैं, जैसे डॉक्टर साहब अगर इनकी मिसेस जो है वो लंदन गए थे तो पढ़ाई बेसिस पर गए थे ना, वरना मेरे तरह एंकर तोड़ के लंदन जाता नहीं, क्या करें हम गरीब लोग हैं। तो मुझे ये बताओ कि रिसर्च करते हो किसी चीज़ को लिखने से पहले? मैंने जी, इसके अलावा मैंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे वो जो तूफ़ान जो आया था तो उस पर कहानी लिखी थी, पूरी अपनी तहरीर लिखी थी। उसके लिए मैंने हज़रत वो सूरह नूह की पूरा तर्जुमा पढ़ा था, फिर तफसीर उस्मानी से मैंने उसकी पूरी तफसीर निकाली थी, एंड देन उस पर फिर मिला के मैंने बहुत ज़्यादा भी नहीं लेकिन तकरीबन 8-10 पेजेस की उस तफसीर के रेफरेंस दिए थे जो मुझे जहाँ पे लग रहा था नहीं, अच्छा, मदरसे वगैरह पढ़ाता हूँ, तो जहाँ पर मुझे लग रहा था कि यहाँ पर रेफरेंस नीड है तो वहाँ पर मैंने रेफरेंस दिए थे उसी तफसीर से, तो उस पर भी मैंने कहानी लिखी थी। तो ये मेरी एक थोड़ी सी ज़्यादा रिसर्च के साथ ये थी। बाकी इसके अलावा जो बेसिक नॉलेज जो होती हैं वो हर मुसलमान को होती हैं और होनी चाहिए भी, ये इन सारे वाक़यात के और अगर नहीं भी होती हैं तो कोई वक्त नहीं होता सीखने का। आप कहते हैं ना कि आपको इल्म सीखना है अज़ल से अबद तक, तो वही वाली चीज़ है कि इवन दो अगर आपको किसी को कलमा नहीं भी आता और आपने पढ़ाया इन द लास्ट ऑफ द एज, वो कोई भी एज हो सकती है, ठीक है, और वो कलमा पढ़कर मर गया, इटसेल्फ आपको सवाब ही सवाब है। तो सीखने का कोई टाइम स्टॉप नहीं होता, आपको सीखते रहना है। और जिस दिन आप सीखना का अमल बंद कर देते हैं ना कि मुझे सब आ गया, जवाल शुरू हो जाता है। तो बस हमने जवाल की तरफ नहीं जाना। जी डॉक्टर साहब, मुश्तबा को जो मैंने देखा था अभी गेस्ट रूम में, तो हम ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो मैंने भी इनसे पूछा, आप हाफिज़ हैं? अल्लाह ने इनको जो दाढ़ी की सुन्नत जो इन्होंने रखी हुई और गेटअप इनका ऐसा है कि मुझे लगा कि मुश्तबा नहीं, मुझे इसने बोला कि मैं मदरसा पढ़ाता हूँ ना, तो अक्सर हाफिज जो है वो मदरसा पढ़ाते हैं, तो मैं इस वजह से मैंने आपको, अगर सॉरी बुरा लगा नहीं, बट स्टिल मैं रमज़ान में जो वितर वगैरह होते हैं नवाफिल वो मैंने पढ़ाई हुई है, और वो मैं दोस्त के साथ, क्योंकि दोस्त मेरा हाफिज है तो वो तरावी पढ़ाता है, हम्माद नाम है, तो दोस्त मेरा हाफिज है वो तरावी पढ़ाता है और मैं फिर उसके बाद वितर वगैरह। हाँ, ये वितर का थोड़ा सा मुझे भी अक्सर ये कहा जा रहा था कि वितर हम पढ़ाएंगे, तो मैं कहता हूँ भाई वितर मैं खुद पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है। तो मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने तरावी पढ़ी है तो मैं 35 मिनट के अंदर विद वितर तरावी ख़त्म कर देता हूँ। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी चीज़ ये है कि भाई ये जो कभी कोई दोस्त आया तो बताएगा कि मैं जितनी फास्ट स्पीड से भी पढ़ता हूँ आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ सब समझ आएगा। तो ये अल्लाह का एक खास करम है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक वितर वाले के साथ तरावी, मेरा अपना बेटा हाफिज़ है और जब से उसने हिफ्ज़ किया है माशाल्लाह उसी साल से मैं उनके पीछे तरावी पढ़ रहा हूँ माशाल्लाह। और जिस तरह अभी मुश्तबा बात कर रहे थे और आप लोग बात कर रहे थे कि मुश्तबा ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो मैं जब मैं पढ़ता था तो मैं साइकिल पे डबोडी बेचा करता था। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आपने बताया कि इंसान सेल्फ मेहनत कर रहा था, तो आज हम पाकिस्तान में 2 ही लोग हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप इंग्लैंड से पढ़ के आए। तो उन तमाम लोगों के लिए मैसेज है कि कोई मसला नहीं है अगर आप अपनी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। असल में डॉक्टर साहब आजकल ना सच नहीं बोलते हैं, जैसे आपने एकदम से धड़ल्ले से बोल दिया ना कि मैं डबल रोटी बेचता था, फखर है ना आपको कि मैं कहाँ से उठा और अल्लाह ने कहाँ पहुंचा दिया। अच्छा, लगन, माँ बाप की जो है वो इज्जत करना, और दूसरी चीज कि अगर आपको कोई चीज देखिए, रिएक्शन कब आता है जब आपको चीज बुरी लगती है, सब्र करना। कहते हैं ना कि जब आपने सब्र कर लिया तो चीजें बड़ी नॉर्मलाइज हो जाती हैं। और इस चीज को मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया कि पहले ना कोई मुझसे बात करता था तो मैं फौरन से पहले जवाब देता था, अच्छा वो चीज़ बिगड़ती थी। अब मैंने देखा कि अगला गुस्से में चुप कर जाओ, कोई मसला नहीं है, अच्छा गुस्सा कर ले, उसको गले लगा लिया, तो वो चीज़ें वहीं पर लोग शर्मिंदा हो जाते हैं। जैसे एक कॉल पर 2-3 दिन पहले एक भाई ने कहा था बात कीजिएगा कि उन्होंने थोड़ी सी मिस कम्युनिकेशन की, उसके बाद वही गुस्से में आ गए और थोड़ी सी स्लैक लैंग्वेज की तरफ चले गए। जब पूरा हो गया तो मैंने कहा कि भाई इससे क्या मिला, चीज़ सुधर गई, चलें आप खुश हैं तो ख़त्म। अच्छा, दूसरे दिन वो भाई माजरत का टोकरा लेके पहुंच जाते कि भाई मेरी गलती। तो वाकई में चुप कर जाएं, रिएक्शन मत दें, तो अल्लाह ताला बहुत बेहतरी कर देता है उस चीज़ में। देखिए अल्लाह पाक ने, आप तो हाफिज़ हैं और मैं हाफिज़ का बाप हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों हाफिज़ हैं माशाल्लाह। तो बात यह है कि अल्लाह ने कुरान में जितना सब्र और शुक्र का जिक्र किया है ना जी, अल्लाह पाक को यही 2 काम पसंद है। अगर हम सारे मुसलमान सब्र और शुक्र अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक करना शुरू कर दें तो आप यकीन करें हमारी ज़िंदगी की मुश्किलात ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं ये कहता हूँ कि आपको शाकिर रहना है, शाकिर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। कि जब कहते हैं ना कि आप किसी भी ज़िंदगी के अमल से गुजर रहे हो, अब माशाल्लाह आपकी मिसेस भी यहाँ बैठी हैं, इंशाल्लाह उनको भी हम जल्द बुलाएंगे शो पर, कि वो डॉक्टर हैं, अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है, लेकिन अल्लाह का हुक्म जो नकाब उन्होंने किया हुआ है, हर चीज़ पर वो कादिर है।
कि अपना वो चेहरा भी दिखा सकती हैं, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए उन्होंने चेहरा छुपाया हुआ है। तो ये इटसेल्फ आपके लिए एक तोहफा है कि आपकी शरीके हयात ऐसी हैं। नहीं जी, मैं अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूं, मैं ये समझता हूं ज़ाती हैसियत में कि आज के दौर में नुज़त जैसी वाइफ मेरे लिए बहुत बड़ी एक नेमत है। और ये आज से नहीं कह रहा मैं, जब से हमारी शादी हुई मैं इनके बगैर ना सिर्फ कराची, पाकिस्तान, बहरून मुल्क कोई सफ़र नहीं करता। सही, एक मतलब आप अधूरे हैं इनके बगैर। नहीं, अधूरे से भी कोई कम चीज़ होती है तो सही है ना जी। और हम जहाँ भी कोई कॉन्फ्रेंस होती है, जहाँ भी जाना होता है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह साथ जाते हैं। इसके अलावा आज तक मुझे इनकी वजह से हमेशा इज्जत मिली है और फ़ायदा बहुत है। देखिए, हम डाव में दोनों साथ होते हैं, माशाल्लाह। 90% पेशेंट अच्छा, आप दोनों साथ पढ़े हुए तो नहीं है? हम साथ पढ़े। डॉक्टर की जैसे शादी आपस में ही हो जाती है। तो बात ये कि 90% पेशेंट ये देखते हैं, मैं मुश्किल से 10%। ये देखें, यहाँ सुस्ती आ गई डॉक्टर साहब में। एक ब्रेक के बाद आके इसको क्लियर करते हैं कि अच्छा आपको तभी अच्छी लगती है भाभी जी कि वो 90% पेशेंट देखते हैं। इसी के साथ एक वक्फा, आप देखते रहिए मुस्कुराती सुबावित ज़ीशान नज़र। और जनाब, वेलकम बैक। और जैसे कि हमने ब्रेक पे जाते जाते कहा था कि डॉक्टर साहब ने अपनी बात खुद ही क्लियर कर दी, तो भाभी जी इसलिए भी ज्यादा अच्छी लगती हैं आपको। बिल्कुल आपने सही कहा, उनकी अच्छी लगने की जो वजूहात हैं वो नहीं, वो वाली अच्छी नहीं। देखिए, वो तो एक बात मेरी याद रखें कि अगर लड़की को हम खराब कहते हैं ना, वो खराब क्यों होती है, मतलब झगड़े क्यों हो रहे, क्यों, वो सब कुछ छोड़कर आपके लिए आती है। वो अपना वो रिश्ता जिसको दुनिया में कहते हैं कि खुदा के बाद अगर कोई पक्का रिश्ता है ना तो वो माँ बाप का है, वो छोड़ आती है, वो सब कुछ छोड़कर आती है। सिर्फ अगर एक बात है कि मैं भाभी जी सामने ही बैठे हैं और एक्सेप्ट करेंगे आप इस चीज को, हम वो सिनेरियो नहीं है लेकिन मैं सिनेरियो बना रहा हूं। इनकी सास है, इन पर जुल्म करती हैं, मान लिया, नन जुल्म करती हैं, देवर जेठ जो भी होते हैं वो सब, आप मोहब्बत से आकर बोलते हैं ना मैं तुम्हारे साथ हूं, वो औरत हर मैदान पार कर जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या होता है कि मियाँ भी आकर जब वो चढ़ाई कर देते हैं तो यहाँ पर आपका भी बहुत किरदार है कि आपने उनको इतना सपोर्ट किया कि आज भी आप वाकई में दोनों साथ आए हैं। और मुझे पता होता कि ये चीज थी तो मैं अनाउंस पहले करता कि हमें एक और सोफा लगाना चाहिए। सॉरी भाभी जी, ये इनकी गलती है। अच्छा देखिए, हमारे काम में जो असेसमेंट वाला, प्रोग्रामिंग वाला सेगमेंट है वो सारा नुज़त कर रहे होते हैं, तकरीबन 90% पेशेंट देखना। बाकी जो मार्केटिंग वाला आंसर है कि हेयरिंग एड कितने का है, हाँ, वो तो मर्दों वाला काम तो आप करते हैं माशाल्लाह। तो वो जिम्मेदारियां 90% मेरी है। नहीं, मुझे ये बताएं कि आप दोनों में से अगर ईमानदारी की बात करें, क्योंकि अभी वो नहीं है तो फिर मैं उनको, क्योंकि वो सामने बैठी लेकिन कैमरे पे नहीं है, ज्यादा जल्दी गुस्से में कौन आता है ड्यूरिंग कंसल्टेशन, आप या वो? देखिए, हम गुस्से में नहीं आते। नहीं, अगर थोड़ा सा मूड चेंज होता है, आपका पहले होता है कि उनका होता है? पेशेंट के हवाले से, पेशेंट के हवाले से, पेशेंट के हवाले से। देखिए, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो रेलेवेंट सवाल नहीं कर रहे होते, नहीं, जो अपनी चला रहे होते हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब उनको जब हम इंतहाई प्यार से समझाने के बाद उनको नहीं समझ में आ रहा, तो थोड़ा सा हमें अपने रवैये को सख्त करना पड़ता है, क्योंकि पीछे पेशेंट वेट कर रहे होते हैं। नहीं, तो आप करते हैं ज्यादा जल्दी या भाभी जी करती हैं? शायद मैं करता हूँ। आप करते हैं शायद। वैसे आपका लहजा मुझे लग नहीं रहा, ऑनेस्टली इसलिए पूछा है क्योंकि मुझे आपका जो एक सॉफ्ट टोन है ना, उससे मुझे ये क्या आप वो बोलोगे भाई अच्छा आप सही हो, मैं गलत हूँ, मुझे दूसरा तो यही स्टाइल है, यही स्टाइल है ना, वो तो आपको वाबे भाई वो वाला नहीं लग रहा मुझे आपका ना। अच्छा देखिए, हमारे पास जो लोग आते हैं इंतहाई परेशानी की हालत ऐसे ही में। है। अब जब किसी शख्स को वैसे तो पता होता है कि उसका बच्चा नहीं सुन रहा, लेकिन जब उसको ये हम रिपोर्ट दे रहे होते हैं कि भाई आपका बेटा अब उस वक्त तक नहीं सुनेगा, तो डिवाइस नहीं लगेगी, या आपकी बेटी उस वक्त तक नहीं सुनेगी, या उसको कॉकलिंग इम्प्लांट होगा, तो वो बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं। तो उनको बड़े अच्छे अंदाज में समझाना होता है, फिर उनको मायूसी से निकालना, उनकी काउंसलिंग भी करनी होती है। ऐसी चीज़। और डॉक्टर तो वो कहते हैं ना कि वाहिद वो रास्ता होता है खुदा के बाद जो मशले राह होता है और दिखाते हैं। जी मुश्तबा आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताओ मुश्तबा कि अब किसी का ऐसा होता है कि किसी की कोई शादी नई हुई है, दोस्तों में शादी जल्दी भी हो जाती है ना, जरूरी नहीं कि आप कोई देर से भी करें, जल्दी मैट्रिक के बाद भी लोग कर लेते हैं। तो मुझे ये बताओ कि कभी किसी ने कहा कि आज तुम्हारी भाभी के लिए मुझे, मतलब आपकी भाभी जो उनके दोस्त की बीवी है, उनके लिए मुझे कुछ लिख कर दो और आज मैं कार्ड पर ये लिख कर दूंगा? नहीं, फिलहाल अब तक किसी की शादी हुई तो नहीं है, लेकिन अगर हो जाती है, कोई कहता है तो इंशाल्लाह लिख कर दे दूंगा। 1500 रुपए पर शेर के हिसाब से आपको नहीं तो इंशाल्लाह लिख कर दे भी दूंगा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपको कभी किसी ने कहा कि आप मुझे शेर और शायरी लिख कर दें और मैं उसको आपको पेमेंट करूंगा? नहीं, मैंने पेड तो आज तक नहीं लिखी। करो ना भाई, आजकल जमाना ऐसा चल रहा है। मतलब देखो, आपका एक चीज होती है, आपको अल्लाह ताला ने हुनर दिया है, अल्लाह ताला ने आपको एक सलाहियत दी है कि आप जैसे डॉक्टर साहब हैं,
ये चैरिटी करते हैं, लेकिन 100% चैरिटी नहीं हो सकती, क्योंकि उनको घर भी चलाना है, उनको मामूली ज़िंदगी भी देखना है, 2 अदद बच्चे भी हैं उनको भी देखना है, फिर मिसेज हैं। अच्छा चलो मिसेज को तो इतनी ज़रूरत नहीं, वो खुद भी डॉक्टर है तो मसला ही कोई नहीं, वो तो आपसे ज़्यादा मैं कमा लूँगी, तो चलें समझ आती है। लेकिन मसला ये कि घर चलाने के लिए मैं सही कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब ज़रूरी है या नहीं कि आपको पेड कंसल्टेशन भी करनी है? हाँ बिल्कुल सही है, और माशाल्लाह ये ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। और लेकिन नहीं, मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास सलाहियत है तो लिखना चाहिए इसको, पेड पे भी लिखो। जैसे कि देखो ड्रामा राइटर्स क्या होते थे आजकल, जो मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन आप मेजॉरिटी ड्रामे देखो ना तो पैटर्न एक है, अमीर लड़का गरीब लड़की, या तो उसको लड़की का बैकग्राउंड क्रिमिनल दिखा देंगे, या इतना गरीब दिखाएंगे कि वो पानी भी जो है ना वो क्या कहते हैं इस तरह पीते हैं कि वो कोई दूसरे 5 सितारे वाले होटल से आया, इतना। लेकिन मसला ये घूम फिर के वही कहानी आती है कि लड़के का बड़ा गुस्से वाला रोब है और उसके बाद वो रोमांटिक हो गया और शादी हो गई, काम खत्म हो गया। मतलब पहले की अगर आप पीटीवी का दौर देखिए जो हमने रिवील किया, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान पे यही होता था कि आपको एक दिन एक वीक में मेरा होता था कि जब हम पुराने ड्रामों को डिस्कस करते थे, उसके अंदर मैंने देखा धुआं ड्रामा का, मैंने देखा तो नहीं लेकिन पढ़ा। उसके बाद एक आंच ड्रामा चला, उसके अंदर दिखाया कि अतीका ओडो जो है उनका मिजाज डिफरेंट होता है, लेकिन शफी मोहम्मद साहब के 3 बच्चे पहले से बच्चे होते हैं, फिर वो अपने मिजाज से उनको चेंज करती है। नंगे पांव एक ड्रामा था, कहीं अनकहीं एक ड्रामा था। तो ये तमाम ड्रामे एक से दूसरे मुख्तलिफ है, लेकिन आज अगर आप ड्रामा उठाते हैं तो आपको दूसरी किस्त के बाद पता लग जाता है कि आखिर में क्या होता है। 2-3 किस्तें चेंज होगी, बाकी चीजें समझ आ जाती हैं। तो अच्छा लिखने वाला भी जरूरी है जी। अब शेरो शायरी करते करो, आपको स्क्रिप्ट राइटिंग आती है, आप वो शुरू कर दो इंशाल्लाह। अगर अभी आगे मसरूफियात खत्म हो जाती हैं, मतलब पढ़ाई के तो साथ साथ मसरूफियात तो कभी जिंदगी में खत्म नहीं पढ़ाई के होती। साथ साथ अच्छा जब- एक बताओ, जिंदगी की एक जो मसरूफ चीज आपको रखती है वो क्या है? पढ़ाई। कि नहीं, आपको आगे जाकर क्या करना है। हाँ हम अल्लाह पे शाकिर नहीं होते ना, हम ये कहते हैं कि क्या करेंगे। तो इस तरीके से बताओ कि चीजों में से टाइम कैसे निकालोगे, ये आप बताओ। चीज़ों में से अभी जैसे कुछ सेमेस्टर ब्रेक्स आ जाते हैं और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो उनके दौरान फिर आप जैसे कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह पेड, तो अगर उनके दौरान टाइम मिलता है स्टडी की सारी चीज़ें अगर मैं अपनी तरफ से लिखूँगा तो मेरी बात में वो वजन नहीं होगा जो मुझे एक स्टडी करने के बाद, या मुझे थोड़ी सी अगर मैं हिस्ट्री पे लिख रहा हूँ तो हिस्ट्री पढ़ने के बाद में क्या पढ़ इलेक्ट्रिकल तो इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल में से लिखने का कोई ताल्लुक नहीं है। देखो एक चीज होती है, ये शौक होता है। जी जी बीइंग अ पेट्रोलियम इंजीनियर, मैं यहाँ से तेल नहीं निकालूंगा, जी मैंने डिग्री सर्टिफाइड कर ली, उसके बाद मुझे जॉब करनी, लेकिन ये मेरा पैशन है। जी जी। तो पैशन इज समथिंग डिफरेंट, आपको निकालना पड़ेगा उसके लिए टाइम। अगर आप ये लेम एक्सक्यूजेस दोगे कि मुझे टाइम मिलेगा, तो टाइम कभी भी नहीं मिलता भाई, टाइम निकालना पड़ता है। अगर मैं सुबह उठकर मुझे यहाँ ऑन एयर होना है 10 बजे, तो एटलीस्ट 9:30 तो मुझे स्टूडियोज में पहुंचना है, जी जी और 9:30 अगर मुझे पहुंच जाए तो मुझे 8:30 या 8:45 घर से निकलना है। जी जी। मैं वही कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह जब ब्रेक्स वगैरह आ रहे होते हैं तो उन दौरान टाइम में से टाइम निकालो। अपनी सही। नींद को जितना किल करोगे, यानी मुझे 10 घंटे प्रॉपर नींद चाहिए, उसके बाद मुझे 3 घंटे अपने लिए चाहिए, तो टाइम नहीं मिलेगा। 4-5 घंटे सो रहा हूं मैं, 2 घंटे यहाँ यूटिलाइज करूं तो चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। ठीक है, जी, जी। तो इसी तरीके से बहुत शुक्रिया आने का। बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी, लेकिन नहीं, ठीक है, बड़ा जज़ाकल्लाह। भाई मैं आपको समझा रहा हूँ। जी, जी। ये इस वजह से मैंने समझाया कि लोगों को देखते हुए कि हम यहाँ सिर्फ एज अ गेस्ट बुलाने के बाद अगर कहीं पे कैरियर काउंसलिंग हो रही होती है तो वो भी हम बताते जी, हैं। जी, ठीक जज़ाकल्लाह। है, और मैं ये चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप आओ तो ये आंसर आपकी जिंदगी में से खत्म हो कि अगर टाइम मिला तो, अगर तो वो मुर्दे की जी, निशानी है ना, जी, जी। अगर ये हो जाता तो ये कर लेता, मैं कर रहा हूं और इंशाअल्लाह मैं करूंगा, तो ये जीते जाते इंसान की निशानी है। ठीक है, जी, तो हमने अगली दफा ये आंसर नहीं लाना। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्तबा आपका जज़ाकल्लाह। आने का, फिर सब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, भाभी को साथ लाने का बहुत शुक्रिया, और साथ साथ अल्लाह ताला आप लोगों को दिन दुगनी दोनों को रात चुगनी तरक्की दे। इसी दुआ के साथ मैं चाहूंगा इजाजत के कल आखिरी दिन मिलेंगे और फिर रमजान ट्रांसमिशन में आपसे मुलाकात होगी। और सिर्फ एक बात तैयारी जरूर कीजिए, अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो दिखावा मत कीजिए, क्योंकि जब आप दिखावा करते हैं और किसी की दिल आजारी होती है तो यकीन कीजिए कि उस जो गुनाह आप कर रहे हैं, या एक चीज होती है ना कि हम जानबूझकर गुनाह या सजा गलती नहीं कर रहे, लेकिन आप उसके हकदार बन जाते हैं। चीजों को सम करना सीखिए। पर्दा, अल्लाह ताला ने भी आपको कहा कि हर चीज को पर्दे की जरूरत है, पर्दे में जो काम हो जाए वो ज्यादा बेहतर है। और इसी के साथ मुझे इंटायर टीम ऑफ मेट्रो 1 न्यूज को अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमें दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यार का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।